यस। सो देखो बच्चों, जो हमारा चैप्टर 2 है, इसमें हमने अभी तक जो कर लिया है इसको मैं सम अप कर रहा हूँ। एक बार रिकॉल करते हैं और फिर जो हमारा मेन टॉपिक है, लाइट स्पेक्ट्रम, एटॉमिक स्पेक्ट्रा, यहाँ पे हम आ जाएंगे। सो देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा है। हमने पढ़ा है एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं। आयंस पढ़ लिए। एटम पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज हो आयंस कहते हैं, कॉमन नेम। पॉजिटिव को कैटायन, नेगेटिव को एनायन। atomic number always equal to proton in all cases, and mass number is equal to proton plus neutron, just recall कर रहे हैं। और isotopes होता है सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर। आइसोबार क्या था? मास नंबर सेम, एटॉमिक नंबर डिफरेंट, और ये डिफरेंट एलिमेंट का है, ये सेम एटम्स ऑफ एलिमेंट। आइसोटोन्स क्या होते हैं? जिसमें न्यूट्रॉन सेम होते हैं, न्यूट्रॉन। आइसोडाइफर्स में कंफ्यूजन हो जाती है। तो बताओ मुझे आइसोडाइफर्स क्या होते हैं? अमनजोत बता सकते हो, याद है? आइसोडाइफर्स वो एलिमेंट हैं जिसमें अगर हम डिफरेंस चेक करें, न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन का डिफरेंस ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन इज सेम, ये वाला डिफरेंस सेम हो डिफरेंट एटम्स का, और ये डिफरेंट एलिमेंट का ही होता है, तो इसको हम देते थे नाम आइसोडाइफर्स। ये सिलेबस में नहीं है, एक्स्ट्रा करा दिया। आपके सिलेबस में आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन्स तक ही है। ये कंपटीशन में होता है, तो ये यहाँ पे एक बार डिस्कस कर लिया हमने। उसके बाद हमने स्पीड, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, इसका रिलेशन पढ़ा, जो C इज इक्वल टू एफ लैम्डा। फ्रीक्वेंसी 1/t, एक से ज्यादा वेव हो तो n/t हो जाएगा। वेव नंबर 1/λ। फिर इसी में हमने वेव नंबर का रिलेशन निकाला था, F इज इक्वल टू C इंटू वेव नंबर। फिर हमने पढ़ा था फोटोन। फोटोन बोलिए, लाइट बोलिए, क्वांटा बोलिए, यानी लाइट एनर्जी का फॉर्मूला है E इज इक्वल टू NH न्यू। फिर हमने पढ़ा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? when suitable frequency of light falls on a metal surface, ejection of electron take place. So this was kind formula for photoelectric effect. तो आपने देखो हमने इतने फॉर्मूले पढ़ लिए, अभी और भी आने हैं। अभी इतने पढ़े हैं, इतने और आने हैं आगे। तो इस चैप्टर का यही चैलेंज है कि इसको याद भी रखना पड़ेगा, न्यूमेरिकल भी करना पड़ेगा, और फॉर्मूले बहुत हैं इस चैप्टर में। जैसे ये अभी इतने सारे हो गए ना, ये 5 लिखे हैं उसके सब फॉर्मूले, इसी तरह अभी और बहुत सारे फॉर्मूले आएंगे। अब जो मैं टॉपिक करवाने जा रहा हूँ, इसको जब मैं बोलूंगा कॉपी में लिखने के लिए ना, तभी लिखना, अदरवाइज आप सिर्फ सुनना मैं क्या कह रहा हूँ। तो जो चीज लिखने वाली है वही लिखेंगे। अब देखो, जैसे हमें पता है कि जब हम व्हाइट लाइट को प्रिज्म से पास करते हैं तो व्हाइट लाइट 7 कलर में टूट जाती है, और ऐसे दिखेगा। ये यहाँ पे 7 कलर आएंगे, ऐसे दिखेंगे जैसे रेनबो दिखती है हमें। अब देखो यहाँ पे, अगर आप देखो कलर कॉन्टिन्यूअस है। जैसे वॉयलेट के बाद ब्लू आ गया, फिर आपका ये ग्रीन, येलो, ऑरेंज, कॉन्टिन्यूअस है, मतलब बीच में कोई गैप नहीं है, कॉन्टिन्यूअस। तो इसे कहते हैं कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा। तो साइंटिस्टों ने सोचा कि जो लाइट आ रही है उसको हम प्रिज्म से पास कर रहे हैं, तो उसमें हमें स्पेक्ट्रम मिल रहा है। तो उन्होंने क्या सोचा, इसी तरह हम कोई गैस लेते हैं, गैस में एटम होते हैं, उस गैस को इतना हीट करते हैं कि लाइट रिलीज हो जाए। जैसे हमारे ट्यूब लाइट से रोशनी आती है, या बल्ब जलाओ तो रोशनी आती है, या कोई मेटल को हीट कर दो इतना ज्यादा तो वहां से भी रोशनी, लाइट आने लग जाती है, जैसे हीटर, है ना। तो उन्होंने सोचा कि हम कोई गैस लेते हैं और इस गैस को इतनी हीट देते हैं बाय पासिंग करंट कि इसकी रोशनी निकले। तो गैस के अंदर एटम्स होते हैं, तो उसकी रोशनी को प्रिज्म से पास करेंगे तो क्या होगा? जो भी होगा उसको नाम दिया गया एटॉमिक स्पेक्ट्रा। तो ये लिखना नहीं है, सिर्फ ड्रॉ कर लेना है, और ये लास्ट लेक्चर में हमने कर लिया था ड्रॉ। लिखना नहीं है, बस सुनते जाओ। अब इसके बाद हम चलते हैं इस तरह से। तो उन्होंने देखा कि एटॉमिक स्पेक्ट्रा की दो टाइप है, एमिशन स्पेक्ट्रा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। एमिशन स्पेक्ट्रा क्या होता है कि लाइट निकली, इस लाइट को प्रिज्म से पास किया, जो भी स्पेक्ट्रम मिला उसे बोल देंगे हम एटॉमिक स्पेक्ट्रा। बस ये ध्यान रखना है कि गैस को हीट करके, ठीक है, सनलाइट नहीं, गैस को हीट किया, वहां से जो लाइट निकली उस लाइट का स्पेक्ट्रा बनाया, तो एटॉमिक स्पेक्ट्रा, क्योंकि ये एटम्स थे। इसी तरह से लाइट को एक सोल्यूशन से पास किया, ये सोल्यूशन ऐसा रखना है कि इसमें से कुछ कलर एब्जॉर्ब कर ले। तो जब कुछ कलर एब्जॉर्ब हो जाएंगे और फिर प्रिज्म से पास करोगे तो यहाँ पे भी एक स्पेक्ट्रा मिलेगा, बट ये स्पेक्ट्रा और ये स्पेक्ट्रा फर्क होगा। इसमें कुछ कलर नहीं होंगे, यहाँ पे सारे कलर होंगे, यहाँ पे कुछ कलर होंगे नहीं। तो कलर होंगे नहीं, तो इसे हम बेटा बोल देंगे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। अब ये दिखा कैसा, यहाँ से ना, ये हमने लास्ट क्लास में ड्रॉ कर लिया था ना,
बोलो बच्चों, चेतना, दिव्यम। यस सर। हाँ, तो यहाँ से जब इसको, जैसे ये वाली फोटोग्राफिक ये प्लेट है ना, जहाँ पे स्क्रीन है, ये स्क्रीन, ये स्क्रीन, तो कैसा दिखा, ऐसा दिखा। ये वाली डायग्राम देखो, ये हो गया आपका व्हाइट लाइट का स्पेक्ट्रम, कि जब व्हाइट लाइट पास करोगे तो कॉन्टिन्यूअस कलर मिलते हैं। ये हाइड्रोजन गैस को हीट किया और ऐसा बनाया, तो हाइड्रोजन गैस में क्या हुआ, कलर्स तो हमें मिले, बट वो एक लाइन की फॉर्म में मिले कलर्स, तो इसलिए इसका नाम पड़ गया लाइन स्पेक्ट्रा। यानी जो हमारा एटॉमिक स्पेक्ट्रा होता है ना, इसको हम लाइन स्पेक्ट्रा के भी नाम से जानते हैं। अब आपको रीजन समझ में आ गया लाइन स्पेक्ट्रा के नाम से क्यों जानते हैं? क्योंकि जो इसका स्पेक्ट्रा मिला, वो हमें पूरे कलर, ब्रॉड कलर नहीं, जैसे यहाँ पे कलर फैले हुए हैं ना, कलर नहीं, कलर हमें लाइन की फॉर्म में मिला, बाकी ब्लैक 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 बैंड्स के बीच में कलर मिला, तो इसलिए इसका नाम पड़ गया लाइन स्पेक्ट्रा। इसको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में क्या था, कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में जब हमने व्हाइट लाइट को पास किया, तो हमें रेनबो, ये व्हाइट लाइट जैसे ही कलर मिले, बस बीच में ना डार्क बैंड मिले। डार्क बैंड का मतलब कि कुछ कलर एब्जॉर्ब हो गए यहाँ से, यहाँ का कोई कलर एब्जॉर्ब हो गया तो ये जगह ही खाली रह गई, यहाँ का कलर एब्जॉर्ब हो गया तो ये जगह खाली रहेगी, तो डार्क बैंड। तो इसका और ये बहुत उल्टा है, एब्जॉर्प्शन, ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, ये एमिशन स्पेक्ट्रा है। तो एमिशन स्पेक्ट्रा, जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा है, नोन बाय द नेम ऑफ लाइन स्पेक्ट्रा। तो इसको ड्रॉ नहीं करना। अब आ जाओ आगे। अब आपको क्या नोट करना है यहाँ पे, अब ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, इसकी फोटोज मैंने यहाँ लगाई है। तो यहाँ पे मैं क्या बताना चाहता हूँ समझिए, आप ऐसे ही ड्रॉ कर लेना कॉपी में, इसकी कोई थ्योरी नहीं आती है पेपर में, बस आपको समझना है। हमने एटम और मॉलिक्यूल लिया, लेटर से हाइड्रोजन गैस, हीट किया, इतना हीट किया कि जो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स है ना, उनकी एनर्जी बढ़ गई। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ जाने को कहते हैं एक्साइटेड स्टेट, मतलब बढ़ जाना एनर्जी। जैसे आपको गुस्सा आ जाए तो एनर्जी बढ़ गई ना, हार्ट बीट बढ़ जाती है, एनर्जी एकदम से ज्यादा आ जाती है। पहले हम बोलते नहीं थे तो हम गालियां भी दे देते हैं चार पांच। तो वही वाली सिचुएशन है कि आपने एटम को इतना हीट किया कि एनर्जी बढ़ गई। अब एनर्जी बढ़ गई तो कम भी तो होएगी, जैसे गुस्सा आया तो ठंडा भी तो होता है। तो ये फिर एनर्जी लॉस करेगा, तो एनर्जी लॉस करेगा तो अगर वो विजिबल रेंज में आएगी तो हमें दिखेगी, नहीं तो रेडिएशंस निकलेंगे, इनविजिबल रेडिएशंस ऑफ पर्टिकुलर वेवलेंथ। अब ये डिपेंड करता है कि एक्साइटेशन कितनी है, कम है ज्यादा है, उस हिसाब से आपका वेवलेंथ अलग होगा या कलर अलग होगी। जैसे आप ऐसे समझो, जब किसी को गुस्सा आता है तो हर किसी के गुस्से का लेवल अलग होता है। कईयों को तो गुस्सा इतना आता है जो किसी को मार ही देते हैं, कईयों को इतना गुस्सा आता है कि थप्पड़ लगा देते हैं, कईयों को इतना गुस्सा आता है कि सिर्फ बोल के काम चला लेते हैं। तो ये एक्साइटेशन लेवल वेरी करेगा, उस हिसाब से ये वेवलेंथ मिलेगी। तो ये जो मैंने बताया है ना, लिखना कुछ नहीं है, ना ही ये आएगा, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि हाइड्रोजन गैस लिया या कोई और गैस ली, गैस में एटम होते हैं, उसको इतना हीट कर दिया कि वो रेडिएशंस रिलीज करे। जैसे आपने पतीले में पानी रखा घर में, तो आप उसको हीट करोगे तो खौलने लगेगा, बॉईल करने लगेगा। आप हीट करना बंद कर दो तो थोड़ी देर बाद वो ठंडा भी हो जाता है। तो ठंडा कैसे हुआ, बाय लूजिंग हीट। तो ये लूज करने को कहते हैं एमिट रेडिएशन, और ये पर्टिकुलर वेवलेंथ का बनेगा, एमिट रेडिएशंस ऑफ अ पर्टिकुलर वेवलेंथ। पर्टिकुलर वेवलेंथ मतलब वेवलेंथ की कोई फिक्स वैल्यू आएगी, ये नहीं कि आपको अलग 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 तरह का, अलग अलग हीट लेवल पे अलग अलग तरह की वेवलेंथ मिलेगी। सो इस चीज को आपने ध्यान में रखना है, पर्टिकुलर वेवलेंथ। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं। आप चाहो तो सिर्फ ये फ्लो चार्ट अपनी कॉपी में बना सकते हो फॉर क्विक रिवीजन, ठीक है, कंपटीशन में आएगा, अदरवाइज सिलेबस में नहीं आएगा। अब देखो, स्टडी ऑफ एमिशन स्पेक्ट्रा एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा इज कॉल्ड स्पेक्ट्रोस्कोपी। यहां से एक नंबर की डेफिनेशन बनती है कि व्हाट डू यू मीन बाय स्पेक्ट्रोस्कोपी। एमिशन, स्टडी ऑफ एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा इज कॉल्ड स्पेक्ट्रोस्कोपी। यानी जो हम ये स्टडी कर रहे हैं अलग अलग एलिमेंट्स का, या जो ये कलर बैंड्स पढ़ रहे हैं हम, इसको हम किस नाम से जानते हैं? साइंटिफिक टर्म है स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो ये आप बेटा साथ साथ नोट कर सकते हैं, बाद में भी टाइम दूंगा, बट साथ में जितना हो जाए कर लीजिए। अब देखो, द एमिशन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम इन अ गैसियस फेज और other hand do not show continuous spectra, rather they emit light only at a specific wave। ठीक है जी, कॉन्टिन्यूअस नहीं है, आपको बीच में पतली पतली लाइंस दिख रही थी, ठीक है, विद डार्क स्पेसेस कॉल्ड लाइन स्पेक्ट्रा और एटॉमिक स्पेक्ट्रा। तो ये आपको मैंने बताया, ये हमने पीछे भी बताया, तो ये रिपीट हो गया कि लाइन स्पेक्ट्रा क्या होता है। तो ये रिटन फॉर्म में मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं। अब यहाँ पे देखो, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बताई है कि जो हमने ये स्पेक्ट्रा पढ़ा ना, इस स्पेक्ट्रा की हेल्प से
एलिमेंट्स की डिस्कवरी भी की है साइंटिस्टों ने। कैसे? क्योंकि अलग अलग एलिमेंट का अलग अलग कलर का या अलग अलग वेवलेंथ का स्पेक्ट्रम बनता है, तो स्पेक्ट्रम के बेस पे वो आइडेंटिफाई करते हैं, अगर ये वाला एलिमेंट है तो ऐसा कलर आना चाहिए, ये वाला एलिमेंट है तो ऐसा कलर आना चाहिए, कलर मैच नहीं कर रहा तो ये न्यू एलिमेंट है। तो उसके बेसिस पे उन्होंने एलिमेंट की डिस्कवरी भी की है। देखो कैसे, लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एमिशन और एमिशन स्पेक्ट्रा और एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रा, ये एक ही नाम है। ईच एलिमेंट हैज यूनिक लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम। तो आप देखो यहाँ पे क्या ये वर्ड लिखा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पे, कि अलग अलग एलिमेंट्स का अलग अलग स्पेक्ट्रम होगा, मतलब आपको अलग अलग वेवलेंथ या अलग तरह का कलर या उसका डिस्टेंस कुछ अलग मिलेगा। दिस कैन बी यूज टू आइडेंटिफाई अननोन एलिमेंट्स, ठीक है, एंड इट इज कॉल्ड फिंगरप्रिंट ऑफ द एटम। जैसे हमारे फिंगरप्रिंट होते हैं ना, कि इतने सारे ह्यूमन बीइंग हैं, किसी का फिंगरप्रिंट मैच नहीं करता, इसी तरह ये देखा गया कि अलग अलग एलिमेंट्स का स्पेक्ट्रा बना के कि किसी का स्पेक्ट्रा मैच नहीं कर रहा, उनमें कुछ ना कुछ वेवलेंथ का डिफरेंस आ रहा है, तो इसको नाम दे दिया गया फिंगरप्रिंट ऑफ द एटम। तो जो एमिशन स्पेक्ट्रा है या जो लाइन स्पेक्ट्रा या एटॉमिक स्पेक्ट्रा है, इसको नाम दे दिया गया फिंगरप्रिंट ऑफ एटम। और एक टेबल बना लिया गया एक्सपेरिमेंट करके कि इस वाले एलिमेंट को किया तो ये कलर आया, इसको किया तो ऐसा आया, तो ये चीजें। अब देखो, एलिमेंट लाइक रुबीडियम, सीजियम, थैलियम, इंडियम, गैलियम, स्कैंडियम वर डिस्कवर्ड बाय स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड। तो ये भी कॉम्पिटिशन में आ सकता है कि भाई वो ऐसे एलिमेंट बताओ जिसको स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड से डिस्कवर किया गया है। तो ये जैसे Na सोडियम होता है ना, तो Rb रुबीडियम, Cs सीजियम, थेलियम, इंडियम, गैलियम, स्कैंडियम वर डिस्कवर्ड बाय स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड। एक और चीज, हीलियम, He स्टैंड्स फॉर हीलियम, यहाँ पे मैं लिखता हूँ हीलियम। अब हीलियम जो है ना, ये सन के अंदर डिस्कवर हुआ। कैसे? सन की रेडिएशंस आती हैं, उसका स्पेक्ट्रम बनाया गया, तो वहां से एलिमेंट की डिस्कवरी हुई कि जो सन के अंदर एलिमेंट है वो हीलियम हो सकता है, क्योंकि सन पे तो जा नहीं सकते, उसकी रेडिएशंस आ रही हैं, तो स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड से ये किया गया। तो ये कॉम्पिटिशन्स के लिए बेटा इंपॉर्टेंट है। क्या पूछा जा रहा है? हीलियम वॉज डिस्कवर्ड इन द सन बाय स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड। अब सन पे तो जा नहीं सकते, तो कैसे किया? सन से रेडिएशंस तो आती हैं, उन रेडिएशंस की स्पेक्ट्रोस्कोपी की गई और देखा गया कि उसका जो कलर है हीलियम एटम से काफी सिमिलर है। तो ये आइडिया लगाया गया, गैस लगाया गया कि जो सन है वो हीलियम गैस का बना हो सकता है ना। तो इस तरह से साइंटिस्ट पहुंचते हैं कंक्लूजन पे। लो बेटा, तो अब हमें स्पेक्ट्रोस्कोपी का पता चल गया कि यहाँ से साइंटिस्टों ने क्या क्या किया, और फिंगरप्रिंट ऑफ एटम भी कहते हैं इसको। अब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे हम कहते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम या लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। क्योंकि मेनली जो गैस पे स्टडी की गई ना, वो हाइड्रोजन गैस था, जो साइंटिस्टों ने स्टडी की, दैट वाज मेनली हाइड्रोजन गैस। अब हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं, और इसको पढ़ने के लिए यहाँ पे देखो साइंटिस्ट के नाम है, लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट, पफंड, हम्फ्री, और भी आगे आते हैं, बट आपने 5 तक ही पढ़ने हैं, बहुत है। तो ये साइंटिस्ट के नाम है। N1 का मतलब है शेल, N2 का भी मतलब शेल है। तो इसको पढ़ाने से पहले मैं यहाँ साइड में कुछ ड्रॉ कर रहा हूँ, पहले आप उसको समझ लो, क्योंकि आपको वो ऑलरेडी पता है, तो उसके बाद मुझे ये समझाना आसान हो जाएगा। देखो, हमें पता है कि एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, इसे कहते हैं शेल 1, इसके बाद वाले को कहते हैं शेल 2, फिर शेल 3, है ना, सो ऑन। अब ये जो शेल्स है ना, 1 2 3 4 K L M N ऐसे कहते हो, इन शेल्स को मैं अगर समझाने के लिए ऐसे ड्रॉ कर लूं कि लेट N1 शेल, है ना, तो इस 1 को N1 शेल बोल दिया, N2 सेकंड शेल, ऐसे मैंने पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर दी, गोल ना बना के ना, समझाने के लिए। इसी तरह N3 लिखा होगा तो थर्ड शेल, सो ऑन। इतनी बात समझ में आ गई बेटा? बताओ श्वेतिका, मैं क्या समझा रहा हूँ, इतना समझ में आया? कि एटम में जो शेल होते हैं या ऑर्बिट होते हैं, गोल गोल होते हैं, तो हम उनको कई बार गोल ना बना के ना ऐसे लीनियर बना देंगे टू मेक यू अंडरस्टैंड। ठीक है बच्चों? तो ये शेल्स यस हो सर। गए। और ये इस तरह से, जो शेल 1 है ना, शेल 1 का स्पेक्ट्रम जिसने भी डिस्कवर किया वो है लाइमन। तो कई बार आ जाता है भी N1 किसके नाम पे आता है? लाइमन, लाइमन ने डिस्कवर किया। बाल्मर ने 2 के बारे में बताया, पास्चन ने 3 के बारे में बताया, सो ऑन। अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि इसको हमें ड्रॉ करना पड़ेगा अभी थोड़ी देर में। अब देखो, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे।
हाइड्रोजन गैस ली, हाई करंट पास कर दिया, इतना करंट पास किया कि यहाँ से रोशनी निकल जाए। तो रोशनी कैसे निकलेगी कि जो ये मॉलिक्यूल होंगे एक्साइट हो जाएंगे। एक्साइट मतलब एनर्जी बढ़ जाना, मतलब गुस्सा आ गया, जैसे बहुत एनर्जी बढ़ गई। तो एनर्जी बढ़ जाए तो हम सामान फेंक देते हैं ना उठा के, गुस्से में, नॉर्मल ना उठे गुस्से में फेंक देते हैं, तोड़ देते हैं। तो ऐसा ही है, हाइड्रोजन को इतनी एनर्जी दी कि ये हीट अप हो गया और इसके इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गए। जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गए तो वो एनर्जी लॉस करते हैं नॉर्मल लेवल पे आने के लिए। तो जब वो एनर्जी लॉस करेंगे उस एनर्जी को लाइट कहते हैं, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी मतलब फिक्स एनर्जी। फिक्स एनर्जी क्यों? क्योंकि जब हम हीट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन एक लेवल से दूसरे लेवल पे जा सकता है, तीसरे पे जा सकता है, चौथे पे जा सकता है। अगर यहाँ पे गया है तो एनर्जी डिफरेंस कम है, और ऊपर चला गया तो एनर्जी लेवल ज्यादा है। तो अगर यहाँ पे गया तो यहाँ पे वेवलेंथ अलग तरह की होगी, तो अलग तरह की एनर्जी। यहाँ से यहाँ गया तो अलग एनर्जी लेवल। तो इसीलिए बोलते हैं डिस्क्रीट, कि वो कौन से लेवल पे गया तो जिस लेवल पे जाएगा उसकी एनर्जी फिक्स होती है, दैट इज कॉल्ड डिस्क्रीट। दिस हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कंसिस्ट ऑफ सेवरल सीरीज ऑफ लाइंस। ये लाइंस मैंने ये लाइंस यहाँ पे दिखाई हैं, तीन ही दिखाई हैं, बट सेवरल सीरीज ऑफ लाइंस नेम्ड आफ्टर देयर डिस्कवरर्स। कि ये जो स्पेक्ट्रम बनाया गया, तो 1 2 3 के स्पेक्ट्रम के बारे में जिसने बात की, सो नेम्ड आफ्टर देयर डिस्कवरर्स। तो क्या क्या नाम है? N1 was discovered by Lyman, N2 was discovered by Balmer, N3 was discovered by Paschen, N4 was discovered by Pfund, अपना ब्रैकेट एंड पफंड, फिर हमफ्री। तो पी फंड बोल दो, है ना? वैसे तो फंड बोलना चाहिए, पी साइलेंट हो जाएगा, बट मैं इस तरह से बोलता हूँ कि ये गलती ना हो लिखने में। तो ये साइंटिस्ट के नाम थे जिन्होंने ये लेवल डिस्कवर किए। अब अभी मैं टाइम दूंगा इसको नोट करने के लिए, उससे पहले एक चीज और देखो। ये देखो, ये डायग्राम में क्या दिखाया है कि मान लो हाइड्रोजन है, आपने हीट किया, तो मैंने बताया कि जब हम हीट करेंगे तो एनर्जी बढ़ जाएगी। तो अब एनर्जी बढ़ जाएगी तो जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ से यहाँ भी जा सकता है, यहाँ से यहाँ पे भी जा सकता है, यहाँ पे भी जा सकता है, यहाँ पे भी जा सकता है। कि अगर इलेक्ट्रॉन लेवल 1 पे है तो 2 पे जा सकता है, और ज्यादा एनर्जी दी तो हो सकता है 3 पे चला जाए, और ज्यादा एनर्जी दी हो सकता है 4 पे चला जाए, और इन्फिनिटी भी चला जाए। इन्फिनिटी मतलब जिसको हम काउंट ना कर पाए या बहुत दूर चला जाए। इसी तरह अगर लेवल 2 पे है इलेक्ट्रॉन तो 3 पे जा सकता है, 4 पे जा सकता है, और 3 वाला 4 पे जा सकता है, सो ऑन। तो जब हम एक इलेक्ट्रॉन को एक लेवल से दूसरे लेवल पे बोलते हैं चला गया, तो अपने आप तो जाएगा नहीं, एनर्जी देंगे तभी जाएगा। इसी कंसेप्ट को कहते हैं एक्साइटेड स्टेट। क्या कहते हैं इसको? एक्साइटेड स्टेट, एनर्जी बढ़ जाना। जैसे आप नॉर्मल बैठे हो, है ना, तो आपको गुस्सा आ गया किसी बात पे, तो एनर्जी एकदम से बढ़ जाती है, यानी एक्साइटेड स्टेट हो गए, आपके साउंड एम्पलीट्यूड एकदम बढ़ जाएगा लड़ाई करने के लिए। ऐसा ही हाइड्रोजन एटम को, हाइड्रोजन एटम पे मेनली एक्सपेरिमेंट की गई, या हाइड्रोजन लाइक एटम्स पे। तो हीट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन एक लेवल से दूसरे लेवल पे जाएंगे, तो अगर इस लेवल से यहाँ जाएंगे तो इसकी एनर्जी फिक्स होगी, यानी इसका कलर अलग मिलेगा। अगर 3 पे चले गए तो ये एनर्जी कुछ और हो गई, है ना, ये एनर्जी कम है, ये ज्यादा है, ये और ज्यादा है। तो इस हिसाब से हमें अलग अलग लेवल के कलर मिलेंगे, जिसे हम डिस्क्रीट नाम दे देते हैं। जैसे यहाँ पे दिखाया, हाइड्रोजन गैस है, हीट किया, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ गई, तो एक लेवल से दूसरे लेवल पे चले गए, दिखाने के लिए ऐसे कर दिया। और ये साथ में मैंने देखो इसी कंसेप्ट को समझाने के लिए एक नॉर्मल एग्जांपल दी है, कि पानी है, आप हीट करो गर्म हो जाएगा, फिर आप हीट करना बंद कर दो तो वो ठंडा हो जाएगा। तो ठंडा कैसे होगा? बाय लूजिंग हीट, सराउंडिंग में हीट को लॉस करके धीरे धीरे ठंडा होएगा। तो जब इसी तरह से एटम में होता है कि एक्साइट हो गया, एक्साइट होने के बाद वो वापस आता है अपने लेवल पे, मतलब बिल्कुल वैसे ही जैसे हमें गुस्सा आ गया, हम एक्साइट हो गए, फिर थोड़ी देर बाद गुस्सा कूल डाउन होएगा, हम फिर से नॉर्मल लेवल पे आ जाएंगे। तो एनर्जी लॉस होएगी, और वो लॉस एनर्जी लाइट की फॉर्म में हमें दिखती है, और उसी को ड्रॉ करने को कहते हैं स्पेक्ट्रम। तो अब हमारी जो बात चल रही है वो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की चल रही है। तो ये तो था थ्योरी। अब पेपर में आ जाता है कि ड्रॉ द डायग्राम ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, तो आपने ऐसे बनाना है, ये है डायग्राम। तो पेपर में अगर आ जाए ड्रॉ द डायग्राम फॉर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, तो दिस इज द डायग्राम। अब इस डायग्राम में क्या दिखाया हुआ है? यहाँ पे मैंने समझाया है कि इलेक्ट्रॉन हाई लेवल पे चला गया, मतलब गुस्सा आ गया, तो 1 से 2 पे चला गया, 3 पे भी जा सकता है, मतलब प्रोबेबिलिटीज दिखाई हैं कि 2 पे जा सकता है, 3 पे जा सकता है, सारी प्रोबेबिलिटी दिखाई है। अब गुस्सा ठंडा भी तो होगा, वापस आएगा। तो जब वो वापस आएगा तो अलग अलग तरह के हमें कलर्स मिलेंगे। उन कलर्स को, पैटर्न को, जो हमने पीछे देखा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ऑफ एटम, हाइड्रोजन के केस में बोलेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो अब अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए ड्रॉ द डायग्राम ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, तो आपने ये डायग्राम बनानी है, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ड्रॉ
द डायग्राम ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। लो जी, अब मैं इसको समझाता हूँ और आप इसे चाहें तो साथ साथ नोट कर सकते हैं। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो बेटा क्या करना है, समझो जरा ध्यान से। पहले तो ये इसका ब्रीफ मैंने बता दिया कि हमने हीट किया, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो 1 लेवल से 2 पे, 3 पे, 4 पे, 5 पे, इन्फिनिटी तक जा सकते हैं। स्पेक्ट्रम का मतलब होता है कि जब वो वापस आएगा तो कलर वेवलेंथ रिलीज करेगा या लाइट रिलीज करेगा विजिबल रीजन में, तो वो नजर आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती। तो हमने यहाँ पे एक केस ले लिया कि हमने हाइड्रोजन एटम को हीट किया। जो लेवल 1 का इलेक्ट्रॉन था ना, वो 1 पे, वो 2 पे भी जा सकता है, 3 पे, 4 पे, 5 पे। तो हमने 6 लेवल तक दिखाया। तो हमने दिखाया कि लेवल 1 की जो प्रोबेबिलिटी है 6 से वापस आने की, यानी 6 से गया होगा तो वापस आएगा, 5 से गया होगा तो भी वापस आएगा, 4 से गया होगा तो भी वापस आएगा, 3 से गया होगा तो भी वापस आएगा, और 2 से गया होगा तो भी वापस आएगा। तो ये हो गई प्रोबेबिलिटी। इसी तरह लेवल 2 का इलेक्ट्रॉन जहां जहां गया होगा वहां वहां से वापस आ गया। इसी तरह लेवल 3 का इलेक्ट्रॉन जहां जहां गया होगा वहां से वापस आ गया। 4 का जहां जहां गया होगा वहां से वापस आ गया। 5 का गया होगा वहां से आ गया। तो इसे हम कहते हैं स्पेक्ट्रल लाइंस, और ये हमें कलर की फॉर्म में दिखती हैं, जो हम पीछे पढ़ के आए हैं। दीज आर कॉल्ड स्पेक्ट्रल लाइंस। तो इसे ड्रॉ कर लो। अब पेपर में क्वेश्चन आता है कि आपको बता देंगे कि इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके 6th लेवल तक गया, आप बताइए कि कितनी लाइंस बनेगी। तो स्पेक्ट्रल लाइन निकालने का मैंने एक शॉर्ट फॉर्मूला बनाया है कि नंबर ऑफ लाइंस इज इक्वल टू n(n-1)/2। तो मैंने 6th लेवल लिया, तो 6 इंटू 5/2, तो टोटल मुझे 15 लाइंस मिलेंगी। तो आप ये चेक करो, आपको 15 लाइंस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो टोटल यहाँ पे आपकी 15 लाइंस आ रही हैं। चलो इतना ड्रॉ कर लो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट।